अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। मैं हूं आपका टीचर सैफ रसूल। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा टॉपिक है कॉलम्स लॉ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन क्या है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक टू वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो एंड सेकेंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है और जो स्टैटिक्स है इसका मीन होता है इन रेस्ट, यानी कि इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है इन रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी इन रेस्ट का क्या मीन है, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से क्या मीन है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है स्टूडेंट्स? चार्जेस की वजह से। और चार्जेस कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। यानी कि इस चैप्टर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिस्कस करना है। जब ये फ्लो ना कर रहे हो, अगर ये फ्लो करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा, यानी कि ये चार्ज स्टैटिक नहीं रहेगा, ये तो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब रेस्ट में हो तो उनकी प्रॉपर्टीज को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, जहां भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वहां पर एक फोर्स लाजमी होती है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, न्यूक्लियस बना के दिखा दिया और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अराउंड। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, और यही फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने पर मजबूर करती है। तो अब इसी फोर्स के मुतालिक हमें कॉलम्स ने कुछ बताया। तो कॉलम्स ने लॉ जो पेश किया वो इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के मुतालिक ही है। उसने हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन बताई है इस लॉ में। तो देख लेते हैं अब कि कॉलम्स लॉ ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्या बताया। तो कॉलम्स ने 1874 में अपना ये लॉ पेश किया था। इसके अकॉर्डिंग ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है, या चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड के, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों चार्जेस के, जो न्यूक्लियस पर चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इनके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए, यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रख दूं, न्यूक्लियस पर चार्ज अगर 2 कॉलम हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज 2 कॉलम हो, तो जो टोटल इनके दरमियान प्रोडक्ट होगा वो 4 हो जाएगा। तो अगर इसी तरह यहाँ पर चार्ज 3 हो जाए तो 3 2 6 हो जाएगा। जिस तरह ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे इनका प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, तो उसी तरह फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मीन है कि जो फोर्स है, ये वाली इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों चार्जेस पर डिपेंड करती है। कितने जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा फोर्स होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। एंड सेकंड थिंग जो कॉलम्स ने बताई वो ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यानी कि अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। तो आपने थ्योरेटिकली जहन में भी क्या रखना है कि कॉलम्स ने हमें क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इन चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलें इसी बात को हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। मैथमेटिकली किस तरह आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वही बात जो कि ऊपर लिखी हुई थी वर्डिंग में, उसे हमने मैथमेटिकली लिख लिया है। हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। K यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है और ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये जो कांस्टेंट है ये नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी कि ये जो 2 चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इसके दरमियान यहां पर क्या है, क्या यहां पर स्पेस है, एयर है, या कोई और मीडियम है, इंसुलेटर है कोई। जैसा मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग जो K की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। तो नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। और ये तो आम सी बात है कि जिस तरह आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करते हैं, ऐसे यूनिट से किसी और यूनिट में जाते हैं तो वैल्यूज तो चेंज हो ही जाती हैं। अब देखते हैं K की वैल्यू क्या है। तो K की वैल्यू जो है वो है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें K की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन यहाँ पर तो एक और प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर K की वैल्यू बताते बताते हमने एक न्यू फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि एप्सिलॉन नॉट है।
अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसके बारे में हमें सारी बातें डिस्कस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये क्या चीज है, अब हमने बताई है। तो चलिए इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट जो है इससे इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है ये, और इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी मीन परमिट करना किसी थिंग को। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो स्पेस के लिए यूज हो रहा है, यानी कि ये जो टू चार्जेस हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान अगर हम स्पेस को सपोज कर लें, यानी मीडियम नहीं है, क्या है, स्पेस है, ठीक है। अगर हम स्पेस को सपोज कर लें तो हमारे पास जो यहाँ पर फैक्टर है वो फिर एप्सिलॉन नॉट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो उसके लिए के की वैल्यू जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस बताई है अभी हमने। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि जो स्पेस है वो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास में देती है। इस पॉजिटिव चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें पता है कि जिस तरह हम जो है चार्ज से दूर चलते जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है कि जो फ्री स्पेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं होने देती और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रास्ते में ही रुक जाती है, ठीक है। यानी कि फ्री स्पेस उससे परमिट नहीं करती कि वो पास कर सके। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट फैक्टर है ये हमें बताता है कि जो फ्री स्पेस है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगी, परमिट कितना करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के लिए। तो इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो चलें इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम यहाँ पर के की वैल्यू में पुट कर देते हैं। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर के वाली इक्वेशन में पुट कर दी है, 4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻12, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो आंसर आता है के की वैल्यू, फाइनल जो वैल्यू आ जाती है वो है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो ये के की फाइनल वैल्यू आ गई। इसे आपने ज़हन-नशीन कर लेना है अच्छे तरीके से। ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है और जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें भी के की वैल्यू ये आपने बार बार पुट करनी है, ये न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होती। ये के की वैल्यू जो आपने इंट्रोड्यूस करवा दी है और इसके बारे में सब कुछ हमें पता चल गया है। इस के की वैल्यू को जो फर्स्ट इक्वेशन थी फोर्स वाली उसमें पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो हमारे पास जो एफ है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के था तो उसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। अभी तक जो हमने सब कुछ डिस्कस किया है वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस नहीं करना, इसमें तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो अभी तक तो बहुत इजी बात चल रही थी क्योंकि हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे थे। तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन का क्या रोल है। यहाँ पर डायरेक्शन किस तरफ होगी फोर्स की, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी चार्जेस पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं 2 चार्जेस सपोज कर लेता हूं, Q1 है ब्लैक कलर में चार्ज और Q2 जो है वो ग्रीन कलर में है, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, यहां पर मैंने सपोज किया। अब जो है दोनों चार्जेस को मैं एक दूसरे के करीब ले आता हूं। फर्स्ट केस में मैं ये सपोज करता हूं कि ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो मैंने इस फोर्स को लिखा है फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ठीक है। फोर्स इसे किस तरह पढ़ना है, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। तो ये फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन जो Q1 लगा रहा है Q2 पर, उसकी डायरेक्शन इस तरफ राइट साइड पे है। इसी तरह अब सिर्फ Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, Q2 भी Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो उस फोर्स को किस तरह लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, ठीक है। और इसी तरह हमें इनकी डायरेक्शन को भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। R21 जो है वो F21 की डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर हम डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर में ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर यूनिट वेक्टर बना लिया है। F21 का जो यूनिट वेक्टर है वो R21 है और इसी तरह F12 का जो यूनिट वेक्टर है वो R12 है। तो चलें अब जरा हम जो है फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था उसे हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्शंस में। तो इस तरह जो 2 फोर्सेस हैं, पहले F21 तो उससे मैंने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर, और इसके साथ ये यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया। तो ये यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो अब जो है F आपको बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि अब वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। इसी तरह F12 को मैंने लिख लिया जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो R12 है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, जो डायरेक्शन है F21 की
और जो डायरेक्शन है F12 की दोनों ही अपोजिट हैं। ठीक है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इसका मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और ग्रीन चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब यहां तक जो बात हमने डिस्कस की वो तो थी स्पेस में। अभी तक हमने एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, हमने कहा था ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, यानी कि ये चार्जेस अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे वो चार्जेस हैं जो कि स्पेस में पड़े हुए हैं और उसमें हम स्पेस में हम इनकी फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर चार्जेस के दरमियान स्पेस ना हो, फॉर एग्जांपल ये चार्जेस हैं और इनके दरमियान स्पेस नहीं है, मैंने कोई इंसुलेटर प्लेस कर दिया, एयर या कोई इंसुलेटर मटेरियल प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा? तो इंसुलेटर के रखने से जब भी स्पेस के अलावा कोई मटेरियल आता है, बेशक वो एयर हो या इंसुलेटर हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज्यादा रिड्यूस कर देता है। ठीक है, स्पेस तो रिड्यूस करती है, उसकी अमाउंट सबसे कम है, लेकिन स्पेस के अलावा कोई मटेरियल हम रखेंगे चार्जेस के दरमियान, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट को और ज्यादा रिड्यूस कर देता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी रिड्यूस हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर रिड्यूस हो जाएगी और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स Q2 की Q1 पर भी रिड्यूस हो जाएगी। हमने अभी देखा कि जो इंसुलेटर है उसने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस कर देना है। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो गई तो हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट था, जो हमने कहा था कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, यानी कि जो हमें बताता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है स्पेस में से, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो और ज्यादा कम हो गई है। अब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी नहीं रही, तो हमें जो है एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है जिसे एप्सिलॉन आर कहते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। ये अब यहां पर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। हम एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। ठीक है, अब जो है जो फोर्स हमारे पास आएगी, फोर्स अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने ज़हन नशीन रखना है, एप्सिलॉन आर कब आएगा, जब चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर या फिर कोई और मीडियम हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर चार्जेस के दरमियान स्पेस होगी तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फोर्स टू चार्जेस के दरमियान होती है उसका फाइनल रिलेशन आपने फाइंड कर लिया, जो कि कॉलम्स ने हमें बताया था। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इस टॉपिक को एक दफा बुक से लाजमी रीड कीजिएगा और जो बात समझ ना आए उसे अंडरलाइन कर लें और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर मेरा फेसबुक लिंक है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर, और मुझसे कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो या कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो वो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।